हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये पॉलिटी पीवाईक्यू का पार्ट 6 होने वाला है। अब तक हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए बिल इज रेफर्ड टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय। जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड हम एक दो चीज़ें पहले भी देख चुके हैं, मैं आपको दिखा दूँ। देखो जैसे ये रहा, ये देखो, ये स्टेटमेंट भी जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है ना। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन ही जॉइंट सिटिंग को लेकर बना दिया। एक और इससे पहले भी देखा था अपन ने, ये रहा जॉइंट सिटिंग, कि किन किन बिल्स को हम जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास करवा सकते हैं, है ना। यही इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यू की। तो ये बोल रहा है कि जब कोई भी बिल जॉइंट सिटिंग को रेफ़र करते हैं तो उसको कौन सी मेजोरिटी के साथ पास करवाते हैं। तो देखो, जॉइंट सिटिंग कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग लिखा हुआ है कि जब कोई भी बिल डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाता है तो उसको पास करवाने के लिए प्रेसिडेंट स्पेशल सेशन बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। उस जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, एक ही जगह पर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बैठेंगे और उसको बिल को पास करेंगे। तो उसको बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं उस वक्त 20 लोग प्रेजेंट है और मान लेते हैं कि इन 20 में से भी सिर्फ 18 लोग ही हैं जो वोट कर रहे हैं, तो 18 लोगों की मेजोरिटी देखी जाएगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू दिया है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला। इसको एक अलग से छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो में देख लेंगे कितने तरह की मेजोरिटी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इन ऑप्शन को हम तभी देखेंगे जब हम एक छोटी सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें इसकी बात कर लेंगे। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय द। देखो क्या होता है, इसमें लिस्ट की बात की हुई है। जो अपना शेड्यूल 7 है ना, उसमें 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट लिखे होते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट लिखे होते हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का अधिकार किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। इनके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन पर लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास पावर होगी। तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास रेजिडरी पावर है। ठीक है, जो भी कोई सब्जेक्ट इन कैटेगरी में नहीं आता उन पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। तो लिस्ट समझ में आ गया, ये लिस्ट होती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है, 5 तरह की ऐसी कंडीशन होती है जब स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून बनाने का हक यूनियन लिस्ट के पास आ जाता है। वो 5 तरह की कंडीशंस होती हैं। या तो कब होगा, प्रेसिडेंट रूल लग रहा हो, यानी कि इमरजेंसी लग रही हो प्रेसिडेंट वाली, या फिर नेशनल इमरजेंसी लग रही हो, या फिर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे कि इस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। अभी ऊपर देखा था ना ये लास्ट वाली क्लास में, 1 मिनट दिखाती हूँ। हाँ देखो ये रहा, ये अभी देखा था ना कि ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। यही है ना कि स्टेट लिस्ट पर कौन लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट बना रही है। कब बनाएगी, जब राज्यसभा ये रेजोल्यूशन पास कर देगा। तो थर्ड कंडीशन ये हो गई। फोर्थ क्या होता है कि कोई भी हमें इंटरनेशनल ट्रीटी हम बाहर साइन करके आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो भी पार्लियामेंट के पास पावर होती है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना आता हो। इसके अलावा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को कि आप इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाओ, तो ये 5 स्पेशल केसेस होते हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर क्या बनाती है, अपना लॉ बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ऐसे केस में राज्यसभा क्या करेगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू क्या करवाएगा, रेजोल्यूशन पास करेगा, और फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाएगी। कब, जब क्या इन्वॉल्व हो, कोई नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन। देखो क्या होता है, जो लोकसभा होती है वो अपना कैसा होता है, टेम्परेरी हाउस होता है। ये हर 5 साल बाद क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। हर 5 साल बाद एक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। और वहीं पर राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, हालांकि इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। प्रोरोगेशन के बारे में पूछ रहा है। प्रोरोगेशन क्या होता है, देखो जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, सेशंस बोले तो
इस टाइम क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो एक जगह बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, कोई बिल लेके आना होता है उस पर बातें करते हैं। तो आम भाषा में मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो जो ये सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। कोई सेशन बुलाया जाता है तो उसको कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। उसके बाद जो सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट ही क्या करता है, प्रोरोगेट करता है। प्रोरोगेट का मतलब उसको बंद करता है, जो भी उसका प्रोसीजर चल रहा होता है उसको बंद करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। ये बोल रहा है कि जब हाउस का प्रोरोगेशन होता है तो क्या जो बिल उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो लैप्स हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोरोगेशन के टाइम पे कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है। ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये बोल रहा है कि जब लोकसभा डिसोल्व हो जाएगी तो हमने क्या किया, एक बिल है जो राज्यसभा में अभी पेंडिंग है और वो लोकसभा के पास नहीं गया है, तो क्या इस केस में जो बिल होगा वो लैप्स होगा या नहीं? तो इसमें नोट पूछा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इस केस में बिल लैप्स नहीं होता है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। जब लोकसभा डिसोल्व होती है तो कुछ कंडीशन होती है कि किन किन कंडीशन में बिल लैप्स हो जाएगा, यानी कि नल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो, जब भी, सिंपल सी बात है, जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उस पर लोकसभा का कोई भी इफेक्ट आ गया ना तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। जैसे लोकसभा ने किया, पास कर दिया, और अब वो कहाँ पर है, राज्यसभा में चल रहा है बिल, और इन बिटवीन क्या होता है, लोकसभा डिसोल्व हो गई, तो इस केस में भी जो बिल होगा वो लैप्स कर जाएगा। सेकंड, कोई बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, पास करने के बाद वो लोकसभा में आ गया और इन बिटवीन लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, उस केस में भी जो बिल होगा वो लैप्स हो जाएगा। एक कंडीशन क्या होती है, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी लोकसभा में ही है और इतने में लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, उस केस में भी जो बिल होगा वो लैप्स हो जाएगा। अब वो कंडीशन देखेंगे जिस कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होता है। तो कोई बिल है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है अभी और अभी राज्यसभा में ही है और उसी वक्त क्या होती है, लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, तो इस केस में जो बिल होगा वो लैप्स नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया, अब बिल दोनों हाउस से पास होने के बाद कहाँ आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है। अगर वो प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया तो इस केस में अगर लोकसभा डिसोल्व हो भी जाएगी तब भी वो बिल लैप्स नहीं होगा। देखो, जब भी प्रेसिडेंट का हाथ लग गया ना किसी बिल पे, उसके बाद वो बिल लैप्स नहीं होगा अगर डिसोल्व हो जाती है तो लोकसभा, तब भी। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पास किया, वो प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने कहा कि एक बार इसको फिर से देखो, तो प्रेसिडेंट ने वापस से उस बिल को भेज दिया रिकंसिडर करने के लिए, तो उस केस में भी अगर डिसोल्व हो गई तब भी वो बिल क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। जैसे ही प्रेसिडेंट का हाथ लग जाता है किसी बिल को तो वो बिल सेफ हो जाता है, वो लैप्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है ना, तो इसमें सेकंड सही है, अपना आंसर होगा बी, 2 ओनली। प्रोरोगेशन के वक्त कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है। आगे चलते हैं। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, ये बोल रहा है कि जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो कौन इंसान नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो कर सकते हैं, इंडिया में तो फॉरेनर भी रह रहे हैं, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ए रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इंसान रह रहा है वो इंसान इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यस बिल्कुल। इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसका नाम कहाँ पर हो, इलेक्टोरल रोल पर। अब देखते हैं, ये डी भी देख लेते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि सिटीजन में तो वो लोग भी आ जाएंगे जो 18 साल से कम है, और हमारे यहाँ पर 18 साल एज रखी हुई है ना, मिनिमम एज वोट डालने के लिए, भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या आपको पता है ये जो एज 18 थी वो पहले ओरिजिनली 21 हुआ करती थी और इसको बाद में 18 पर रिड्यूस कर दिया गया था, और ये कब किया गया था, बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, कौन इंसान लोकसभा के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ये कह रहा है कि जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें जो इंसान जीतेगा उसको कम से कम 50% वोट चाहिए होती है जीतने के लिए, इलेक्ट होने के लिए। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं हम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें बोलता है जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको मेजोरिटी वोट चाहिए होती है। मेजोरिटी वोट बोले तो ये 50% से कम भी हो सकती है। देखो क्या होता है, मान लेते हैं 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी। ए को मिले हैं 20% वोट,
बी को मिले 25% वोट और सी को मिले हैं 26% वोट। तो इस केस में जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द वोट्स होगी वो जीत जाएगा। तो इस केस में सी क्या हो जाएगा, विनिंग कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी वोट है। हालांकि ये 50% से कम है। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन laid down in the Constitution of India, in the Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority vote and the Deputy Speakers to the opposition। इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि जो स्पीकर होगा वो मेजोरिटी पार्टी से होगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। नहीं, ये गलत है। ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या कि जो एक्टिविटी हम फॉलो करते आ रहे हैं उसको हम कन्वेंशन बोल देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब ये बोल देता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा लिखा है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे बात कर रहा है, तो 99% ये चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती है। आप ऐसी चीज़ को तभी सही करोगे जब आपने स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को पढ़ा है कि हाँ मैंने पक्का पढ़ा है कि ये चीज़ तो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी आप इसको राइट मार्क कर क्या होगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये रॉन्ग हो जाता है। देखो क्या होता है, जो लक्ष्मीकांत होती है ना, लक्ष्मीकांत क्या है, एक गाइड की तरह है। उसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, उसके अंदर स्पेसिफिकली चीज़ें पता लगता है उसको पढ़ने के बाद कि हाँ ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ये लक्ष्मीकांत में हम पढ़ेंगे तो ये बात ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है ये। ओके, आगे चलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। ये बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कैसे कंट्रोल रख रहा है। ठीक है, एडजोनमेंट मोशन। देखो एडजोनमेंट मोशन क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लोकसभा में हम लेके आते हैं कि कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर आ गया है उस पर हमें डिस्कशन करना है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि जनरली ये जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट हम सेंसर लेके आते हैं। तो एडजोनमेंट मोशन कब लेके आया जाता है, जब 50 लोग क्या कर देते हैं, एग्री कर जाते हैं कि हाँ हमें ये मोशन लाना चाहिए। और जब ये अप्रूव हो जाता है तो जो भी एजेंडा उस वक्त चल रहा होता है उसको हम साइडलाइन कर देते हैं, और जिस वजह से ये एडजोनमेंट मोशन लेके आया जाता है उस पर हम 2.5 घंटे के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एडजोनमेंट मोशन। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो क्वेश्चन करती है किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये कंट्रोल कर रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन आर, बिल्कुल ये भी क्या है, कंट्रोल की तरह काम करता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो क्या होता है, एक कोई मेंबर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर देगा, उसका आंसर करेगा। जब वो उसका आंसर करेगा तो उसके बाद तो जो और मेंबर होंगे उसको क्या कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ये भी चीज़ ठीक हो जाती है। इन तीनों के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सरसाइज करता है कौन, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं, ए प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा होता है। दो तरह के बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल। पब्लिक बिल वो होते हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर बिल लेके आते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होंगे उनको क्या बोल देंगे अपन, मिनिस्टर बन जाते हैं वो, है ना। तो जो बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे पब्लिक बिल। और इसके अलावा जो लोग बच गए पार्लियामेंट में वो जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। यानी कि ये जो लोग होंगे वो रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होंगे। तो ये होता है अपना प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये बोल रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, पार्लियामेंट के मेंबर, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हुए हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट तो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। ठीक है, इसके अलावा भी तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये अपना स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ये देखो ये कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। हमारी जो पार्लियामेंट 1952 में बनी थी उसके बाद तो बहुत से प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। देखो ऐसे क्वेश्चन जब बोले ना कि पहली बार ही हुआ है ऐसा पूरी हिस्ट्री में, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, नहीं, स्वतंत्र पार्टी थी वो, पहली अपोजिशन पार्टी नहीं थी। और ये बोल रहा है कि पहली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। देखो कुछ पार्टी ऐसी होती है जो जिसको क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट्स मिल जाते हैं और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, उसको बोलते हैं हम रूलिंग पार्टी। इसके अलावा जो भी पार्टी बच गई वो हो जाती है अपोजिशन पार्टी। तो ये स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, ये थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। तो देखो ये पहला ऑप्शन गलत है, तो ये चला गया, ये चला गया। अब इन दोनों में से देखना है, B और C में से। तो देखो B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो इसका मतलब B तो हमारा करेक्ट होगा ही। अब हमें थर्ड देखना है। तो देखो थर्ड क्या है, इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम 75 मेंबर इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये बोल रहा है कि उसके पास 75 मेंबर नहीं है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन सी पार्टी का बनेगा, वो पार्टी जिसमें क्या हो, 10% ऑफ स्ट्रेंथ उस पार्टी की हो। जैसे एट प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है और उसकी 10% चाहिए, तो 10% कितना होता है इसका, 54.3, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 55 मेंबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है जिस भी अपोजिशन पार्टी के पास इतने मेंबर होंगे वो क्या करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बना देगा अपने में से किसी एक को। ये क्या कह रहा है कि मिनिमम 75% होनी चाहिए, नहीं, मिनिमम कितने होने चाहिए, 55% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब इसका सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहली बार हमने कब रिकॉग्नाइज किया था लीडर ऑफ अपोजिशन को, 1969 में। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। अच्छा, स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, हमने बाय लॉ इसको रिकॉग्नाइज किया है, लॉ को पास किया है, और लॉ को पास करने के बाद इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था, 1977 में, और इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 1969 में। तो इसका आंसर B हो गया। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइज and report to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, by-law conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation। तो देखो जनरली क्या होता है, जो लॉ लेके आया जाता है तो लॉ बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है, और बहुत बार जो लेजिस्लेचर होता है वो इस पावर को एग्जीक्यूटिव के पास क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है कि हम आपको पावर देते हैं कि आप इस मैटर से रिलेटेड लॉ बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। जनरली जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। जो लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन बहुत बार लेजिस्लेचर क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को ही वो पावर दे देता है, उसको डेलीगेट कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव को काम दिया गया है वो सही से प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं। तो कौन सा होगा, देखो नाम से पता लग जाएगा, कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आगे चलते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें मनी बिल से रिगार्डिंग चीज़ें पूछी है और पूछा है नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट इज कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो ये कह रहा है कि मनी बिल उसी बिल को कहा जाएगा जो किससे रिलेटेड हो, किसी भी टैक्स में अगर हमें चेंजेस करने हैं, उसको इम्पोज करना है, नया कोई टैक्स लगाना हो, उसको अबोलिश करना हो, या कोई भी टैक्स को रिमिशन, उसके अंदर रिमिशन अलाउड करना हो, उसको चेंज करना हो, उसको रेगुलेट करना हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मनी बिल में यही चीज़ें होती हैं। और इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो अपना ऑप्शन ये नहीं होगा। ए मनी बिल हैज़ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल भाई, कोई भी अगर टैक्स लगाया जा रहा है, रिमिट किया जा रहा है, तो वो उसका इफेक्ट किस पर आता है, उसका इफेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ही तो आता है ना। कोई पैसा आएगा जाएगा इन फंड से ही तो आएगा। ए मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा, ये कंटिजेंसी फंड से अप्रोप्रिएट नहीं करवाता है। ये कहाँ से अप्रोप्रिएशन होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देखो अगर हमें कंटिजेंसी फंड से पैसे निकालने होते हैं तो वो हम प्रेसिडेंट के अप्रूवल से निकालते हैं, उसके लिए हमें मनी बिल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है।
अच्छा, मनी बिल किस चीज़ से डील करेगा, किस चीज़ को रेगुलेट करेगा? कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है या गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि हाँ ये पैसे हम पे करेंगे, तो ये चीज़ भी मनी बिल से रिलेटेड सही है और इसमें नोट करेक्ट पूछा था, तो आंसर हो गया अपना सी। देखो मनी बिल के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देती हूँ मैं आपको। जो आर्टिकल 1110 है वो मनी बिल की बात करता है, और मनी बिल को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है? हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट से पूछ के ही हम मनी बिल को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? स्पीकर देगा, ठीक है। और मनी बिल के रिगार्डिंग में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है, उसको बिल को पास करना पड़ता है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको अमेंड नहीं कर सकता। और राज्यसभा के पास भी सिर्फ कितने दिन की पावर होती है? 14 दिन तक ही। 14 दिन के अंदर उसको या तो इसको बिल को पास करना पड़ेगा, अगर उसने पास नहीं किया तो 14 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, ठीक है। और मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा के पास तो कोई पावर ही नहीं है, राज्यसभा ना इसको रिजेक्ट कर सकती है ना इसको अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होता है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो भी इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पाया जाएगा, इन्वॉल्व होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये एक्ट है पार्लियामेंट का, वो एक्ट क्या कहता है? कुछ पोस्ट होती हैं उनको एग्जेम्प्ट कर देगा कि इन पोस्ट पर होते हुए भी वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। द अबाउ मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये कह रहा है कि जो ऊपर ये एक्ट दिया हुआ है इसको हमने 5 बार अमेंड किया है। देखो इस तरह के ऑप्शन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बार होल्ड कर लेते हैं अपने आप को इस स्टेटमेंट को सही या गलत करने से पहले, फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, वो देखते हैं क्या लिखी हुई है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहा था कि जो भी चीज़ अगर लिखी आ जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो 99% गलत हो जाती है, ठीक है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिफाइन नहीं करता है कि किस चीज़ को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे और किसको नहीं। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। अब इसके थ्रू देखते हैं आंसर कैसे पूछते हैं। थर्ड गलत है तो अपने आंसर में ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ना ये आएगा और ये भी कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 2, और इसके थ्रू हमारी ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं हमें कि एक ऑप्शन गलत होता है तो हमें डायरेक्ट हम आंसर पर आ जाते हैं। और यूपीएससी इस तरह से ऑप्शन देता है, जानबूझ के देता है। यूपीएससी इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देता है? देखो मैं साफ साफ बताऊं, उसको इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है कि किसी बच्चे को ये चीज़ पता है कि नहीं, कि उसको 5 टाइम्स अमेंड किया है या 10 टाइम्स किया है। वो ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है या नहीं है, ये नॉलेज देखना चाहता है, ये नहीं। तो वो इसी तरह से ऑप्शन सेट करता है। तो देखा ना, जैसे हमें ये पता लगा अपना आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहा है कि इनमें से इन चीज़ों को रिव्यू कौन करता है। तो देखते हैं। एड हॉक कमिटीज सेट अप बाय द पार्लियामेंट। यस, एड हॉक कमिटी क्या होती है? कुछ टेम्परेरी कोई कमेटी बना दी जाती है, एक पर्टिकुलर उसको मैटर दे दिया जाता है कि इस मैटर इस इश्यू के लिए आपको सेटअप किया जा रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा अपना पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। भाई कमेटी का यही काम होता है ना, तो ये भी अपना ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, फाइनेंस कमीशन। भाई फाइनेंस कमीशन कब से ये चीज़ देखने लग गया? ये नहीं है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में फंड को कैसे एलोकेट किया जाता है। तो थर्ड अपना आंसर नहीं होगा। तो देखो थर्ड नहीं है तो ये चला गया, ये चला गया। अब अपने पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें देखो 2 तो कॉमन ही है, तो इसका मतलब 2 तो ठीक होगा। अब हमें देखने की फर्स्ट ठीक है या फिफ्थ ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं। देखो नीति आयोग। भाई नीति आयोग का काम तो प्लानिंग करना होता है ना, प्लानिंग कमीशन को हटाकर ही तो हम नीति आयोग लेके आए थे। ये प्लानिंग का काम करता है, इसका ये काम नहीं होता कि ये रेगुलेट करे, ठीक है। तो फिफ्थ भी गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अपना आंसर आ गया ए, 1 और 2। ओके, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months even if he or she is not a member of legislature of that state। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि कोई भी इंसान जो वोट देने के लिए एलिजिबल है वो मिनिस्टर बन सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। तो देखो सिंपल सी बात है, वोट कौन इंसान डाल सकता है? जिसकी एज 18 साल हो। लेकिन जो मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया है वो बोलता है
कि अगर कोई भी इंसान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाह रहा है तो उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और ये क्या कह रहा है कि 18 साल का हो, यानी कि इलिजिबल टू वोट, वोट के लिए 18 साल पे तो इलिजिबल हो जाते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है। जो ये रोपा एक्ट है ना, ये बोलता है कि कोई इंसान जेल में चला जाता है क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? जितने टाइम के लिए वो जेल में है, और जेल से छूटने के बाद 6 साल तक, यानी कि रिलीज होने के 6 साल बाद तक भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच ए प्लेस एज ही और सी थिंक्स इट। ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा कि पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है। समन करना मतलब बुलाना, जहाँ पर वो चाहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, सही चीज़ लिखी हुई है। जहाँ पर प्रेसिडेंट चाहे वहाँ सेशन समन करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन ए ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। देखो कितनी बार ये चीज़ बता दी कि जहाँ पर भी बोल दे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करवा रहा है, ये चीज़ डिफाइन करता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। देखो मैंने बताया 99.9% क्या होती है? गलत होती है। इसको ठीक तभी करेंगे जब हम श्योर हों। कितने श्योर हों? 100% श्योर हों। ये भी गलत हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला है कि जो भी सेशन होंगे उनके बीच में जो गैप होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? 3 सेशन बुलाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि 3 सेशन होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ए डे। बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है कि कम से कम इतने दिन तो आपको सेशन बुला के रखना है, इतने दिन के लिए तो मीटिंग करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। आगे देखते हैं। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद द लोकसभा इन। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से केसेस हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल होती है। तो देखते हैं। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, इसमें किसकी एक्सक्लूसिव पावर होती है? राज्यसभा की। हम ऊपर देख के आए ना ये चीज़, आई थिंक ये 2-3 स्टेटमेंट में आ चुकी है ये बात। ओके, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यस बिल्कुल। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविज़न को चेंज किया जाएगा, तो क्या होगा? उसमें राज्यसभा की भी उतनी पावर होगी जितनी लोकसभा की होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं भाई, रिमूव कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो उसके लिए क्या होती है? लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी मोशन लेके आए जाएंगे वो कहाँ पर लेके आए जाते हैं? लोकसभा के अंदर। तो इसके अंदर लोकसभा के पास ज़्यादा पावर हो जाएगी। मेकिंग कट मोशंस, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ना कि अगर बजट के अंदर हमें लग रहा है कि ज़्यादा पैसे एलोकेट कर दें किसी स्कीम को लेकर, तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं? कट मोशन ला सकते हैं। तो ये चीज़ भी कहाँ पर लाई जाती है? ओनली लोकसभा के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अलोंग द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, ये बोल रहा है कि जो जब हम बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट को भी पार्लियामेंट के सामने रखता है। इसका नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज़ को बोलता है कि आपको ये फ्रेमवर्क पार्लियामेंट के सामने रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FRBM एक्ट। जब हम बजट को पढ़ेंगे ना तो उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई होती है कि कुछ चीज़ों को हम बजट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चीज़ कहाँ पर लिखी होती है? FRBM एक्ट में। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 1 मिनट, जो ये क्वेश्चन है ना ये UPSC ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। जो रोपा एक्ट है ना उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 1996 में, और ये बोला गया था कि लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें 3 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया।
In the 1991 Lok Sabha election, Sri Devi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. Yes, ये बिल्कुल ठीक है। 1991 में जो श्री देवी लाल जी थे उन्होंने क्या किया था, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। और देखो ये 1991 में हो रहा है और ये चीज़ हम चेंज कब लेके आ रहे हैं, 1996 में। तो ये ठीक हो गया अपना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट गलत है ना अपना, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। तो देखो सेकंड तो ठीक ही होगा क्योंकि दोनों में सेकंड आ रहा है। अब सिर्फ थर्ड देखते हैं अपन। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, इफ ए कैंडिडेट contest in a one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituency vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituency. देखो ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर कोई एक इंसान है वो लोकसभा की इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करता है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अगर वो जीत जाता है और उसके बाद जो वो सीट को वैकेट करेगा, तो ये उसकी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कॉस्ट होगी बाई इलेक्शन की वो पार्टी बियर करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई है। पार्टी क्यों करेगी भाई बियर? तो अपना आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द फंड अंडर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो MP लेड एक स्कीम होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको कुछ पैसे एलोकेट किए जाते हैं। इसलिए किया जाते हैं ताकि वो अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट कर सकें। तो इससे रिगार्डेड हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। MP लेड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल सेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा। बिल्कुल सही है। देखो जब भी ये वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट में और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे में चीज़ें ठीक हो जाती है। और ये MP लेड स्कीम इसीलिए यूज़ की जाती है कि हम कैसे एसेट बनाएं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल बोले तो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल हो। तो ये ठीक हो जाता है अपना। स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP फंड मस्ट बी बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन। बिल्कुल, ये भी अपना ऑप्शन ठीक हो जाता है। देखो SC ST पॉपुलेशन क्या होते हैं, क्या माना जाता है कि ये वल्नरेबल सेक्शन होते हैं। अगर उनके लिए कोई स्कीम लाई जा रही है, उनके लिए काम किया जा रहा है, तो 100% वो चीज़ सही हो जाती है। देखो ये है ना एप्टीट्यूड होता है क्वेश्चन को करने का। वैसे तो MP लेड स्कीम में ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन क्या है MP लेड स्कीम को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे तो पता नहीं हज़ारों स्कीम होगी, तो हम थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड लगाएंगे और क्वेश्चन को ठीक कर ले जाएंगे। तो किसी भी स्टेटमेंट में वल्नरेबल सेक्शन को एम्पावर करने की बात हो तो 101% वो स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। देखो इसमें भी SC ST की पॉपुलेशन को बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक हो जाएगी ये स्टेटमेंट। MP लेड फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। गलत, ये गलत हो जाता है। देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर कोई भी पैसा MP लेड स्कीम में डाला गया है और अगर उसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो पैसा होगा वो लैप्स हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। जो ये फंड होता है ना, ये नॉन लैप्सेबल होता है, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं अपन। होता है जो अनयूज्ड फंड होगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसमें बोला है कैन नॉट। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 3 गलत हो गया, 3 नहीं आएगा अपने ऑप्शन में। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हमारे पास A और D बचे हैं। तो 1 और 2 तो हम ऑलरेडी करेक्ट देख चुके हैं ना, इसमें भी 1 और 2 है और इसमें भी, यानी कि 1 और 2 तो सही होगा। अब 4 से देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। MP लेड में ये चीज़ लिखी हुई है कि जितना भी हमने क्या किया है, फंड एलोकेट किया है, तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी, वो इंस्पेक्ट करेगी कितने काम को, एटलीस्ट 10% को, कि क्या जो वो काम हुआ है वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 2 4 यानी D।